एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है नीतेश कुमार धाकड़। अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट पढ़ा दिए हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस था, डिस्काउंट था। आज हम इसका एडवांस यानी मेंस लेवल पढ़ने वाले हैं, वो भी एक आसान तरीके से। तो मैं बिना किसी रुकावट के इस चैप्टर को शुरू करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? नीतेश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस। तो नीतेश जो है अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पर। वेयर एज प्रिया कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। जबकि प्रिया जो है अपना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर निकालती हैं। दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज 275। वो देखते हैं कि उनके जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, और वो देखते हैं कि उनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है? 275 का। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर द सेम एंड नीतेश गेट्स 25% प्रॉफिट, वेरेज प्रिया गेट्स 15% प्रॉफिट। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और नीतेश को 25% प्रॉफिट होता है, जबकि प्रिया को 15% का प्रॉफिट होता है। तो अपन को बताना दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो नीतेश हैं वो कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर, जबकि प्रिया कैलकुलेट करती है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि एक सही तरीका है, ठीक है ना। अब देखो मैं मान के चलता हूं दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। अब सेलिंग प्राइस सेम है तो मैं मान के चलता हूं दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? 100। अब देखो यहां तक सबसे पहले अब मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के लिए मैं यहां पर n लगा देता हूं, जिससे मुझे पता चलेगा ये नीतेश का है। अब देखो नीतेश को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब मुझे 100 पर ही 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मींस मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75। हालांकि एक्चुअली में ये 33.33% होगा, लेकिन भाई मैं सेलिंग प्राइस पर निकाल रहा हूं ना, तो यहां पर मुझे मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा 75। अब यहां पर मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिखता हूं मैं यहां पर प्रिया का। अब देखो प्रिया को कोई सामान 100 रुपए में बेचने पे 15% का फायदा हो रहा है। अब देखो कोई सामान आप 20% फायदे पे बेच रहे हो, दैट मीन्स आप 120% पे बेचोगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा प्रिया जो है अपने कॉस्ट प्राइस के 115% पे बेचेंगी ना सामान, तो आप बोलोगे 115/100। लेकिन प्रिया बेच कितने में रही हैं? प्रिया बेच रही हैं 100 रुपए में, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू आएगी 100। क्या 5 से सिंप्लीफाई कर दूं तो आप बोलोगे ये 23 बार में और ये 20 बार में। तो यहां से प्रिया का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे मेरे भाई 2000/23। यहां तक आए समझ में? तो आप बोलोगे प्रिया का जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया 2000/23। मुझे उम्मीद है यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो 23 है ना, ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट में आएगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, तीनों में 23 से गुणा कर लेता हूं। तो आप बोलोगे 23 का मल्टीप्लाई यहां पर कर लो, 23 का मल्टीप्लाई यहां पर कर लो, और 23 से मल्टीप्लाई आप यहां पर कर लो। अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 इंटू 5, 23 पंजे 115, 23 इंटू 7 161, और प्लस 11, तो आप बोलोगे 172। तो ये आ जाएगा 1725। ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे ये तो 2300 ही आएगा। और ये कितना आएगा? 23 से 23 कट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ आएगा 2000। यहां तक समझ में आया आप सबको? अब देखो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अगर मैं 1725 का सामान कितने में बेच रहा हूं? 2300 में, तो आप बोलोगे यहां से मुझे फायदा होगा 575 का। और यहां से अगर मैं प्रिया की बात करूं तो प्रिया को फायदा होगा कितने का? 300 का। अब देखो मेरे प्रॉफिट में और प्रिया के प्रॉफिट में यहां पर कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे यहां पर इनके प्रॉफिट में डिफरेंस है, तो यहां पर घटा लेता हूं मैं, कितना बचेगा? 275। जबकि सवाल के हिसाब से कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 275। तो दैट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 2300। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये इस सवाल की बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं क्वेश्चन जो देखने के बड़े होते हैं जो वास्तव में ही कठिन हो, ऐसा नहीं है। बस लैंग्वेज थोड़ा सा अपन को समझ जाना चाहिए, इसकी वजह से अपन फिर उसको आसान तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ा के लिखी है, हालांकि क्वेश्चन को अपन ने बहुत सरल तरीके से किया है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, एक शोरूम में यदि ग्राहक का कुल बिल एक खरीद से 2500 रुपये अधिक है तो वह पूरे बिल पर अतिरिक्त छूट के लिए पात्र है। दो दोस्त शॉपिंग के लिए गए, एक ने 2250 रुपए का भारतीय पारंपरिक खरीदा और दूसरे ने 475 रुपए का डिओड्रेंट खरीदा। अगर अलग अलग बिलिंग की गई होती तो दोनों छूट के लिए पात्र नहीं है, लेकिन अगर दोनों प्रोडक्ट को एक साथ बिल किया जाता है तो उन्हें अलग अलग आइटम पर 5% की छूट मिल जाती है और बिल राशि पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो उनके द्वारा अतिरिक्त छूट ज्ञात करना है। देखो मैं आपको एक बार और समझा दूं। देखो अगर एक शोरूम में जाते हैं दो दोस्त, अगर 2500 रुपए से ऊपर का बिल हुआ तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन एक ने खरीदा 2250 रुपए का एक सामान, एक ने खरीदा 475 रुपए का एक सामान। अब अलग अलग बिलिंग करते तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना, ना कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या एक साथ बिल कराया जिससे उन्हें अलग अलग आइटम पे 5-5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्हें 15% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिला। तो अपन को बताना वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना होगा। तो मैं लिखता हूं, ये मान के चलो भाई पहला दोस्त है, ठीक है ना, इसने कितने का खरीदा तो आप बोलोगे 2250 रुपए का। और ये मान लो दूसरा दोस्त है, इसने कितने का खरीदा 475 का। अच्छा 5% डिस्काउंट मिला इसको, क्लियर है ना, 5% मिला डिस्काउंट इसको। इसको भी कितने का मिला तो आप बोलोगे इसको भी मिला 5% का डिस्काउंट। ये बात आई समझ में। अब देखो आप लोगों समझदार, अपन ने इसके काफी सारे तरीके सीखे हैं डायरेक्ट निकालने के। अगर भाई इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 10% आएगा 2250। 5% अगर निकालूंगा तो 2250 का आधा आएगा। तो आप बोलोगे 100, देखो यहां पर कितना आ जाएगा 112.5, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कितना आएगा 112.5, ठीक है ना। तो यानी 112.5 मैं इसमें से कम कर दूंगा तो आप बोलोगे लास्ट में 5 है तो 5। अब यहां पर कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे यहां पर 9 बचेगा, 9 में से आपका 2 गया तो यहां पर बचेगा 7। ये बात आई समझ में। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर 4 में से अगर एक गया तो यहां पर बचेगा 3 और यहां पर बचेगा अपना कितना, 22 में से एक गया तो आपका 21। ये बात आई समझ में यहां तक, ठीक है ना, यहां तक सही है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो आप बोलोगे 47.5, लेकिन भाई 5% निकालूंगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका और आधा कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मैं और आधा कर देता हूं, तो 5 पंजे 25, ठीक है ना, और 5 सत्ते 35, 36 37, 5 चुक्को 20 और 3 23। तो यानी कितने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 23.75 का। तो इसमें से घटाओ तो आप बोलोगे दशमलव, जैसे जैसे यहाँ पर कितना है, मान के चलो मैं यहाँ पर 0 भी अगर लगा लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये 112.5 आएगा, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। अगर मैं ये 23.75 अगर मैं घटाऊंगा तो लास्ट में आएगा मेरे भाई यहाँ पर 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लो ये 74 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 3 गया मतलब 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 45, 51.25। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल बिल। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं दोनों का टोटल करूंगा भाई तो यहाँ पर दोनों का टोटल कितना आएगा, 5 का 5, ठीक है ना, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना हुआ 5 और 3 8, और यहाँ पर 21 और 4 25, तो 2588.75 ये मेरा हुआ टोटल बिल। अब इसमें मुझे मिल जाएगा भाई 15%, 15% मतलब 15/100। ये बात आई समझ में। चलो गुणा करो, 15 पंजे 75 की 5, हासिल आए 7, 15 सत्ते 105 और 7 12, हासिल आएगा अपना कितना 10, 15 अट्टे 120 और 10 130, हासिल आएगा अपना कितना 15.75, हासिल आएगा 7, 15 सत्ते 105, 7 112, हासिल आएगा 11, 15 अट्टे 120 और 11 131 का एक आएगा भाई यहाँ पर, हासिल आएगा अपना 13, 15 अट्टे 120 और 13 133 का 3 आएगा, हासिल आएगा 13, 15 पंजे 75, 75 और प्लस 13 यानी 88। ये बात आई समझ में। हासिल आएगा 8, 15 दूनी 30 और 8 38 यानी 388.3175।
ठीक है ना। तो 388.3175 100 से डिवाइड करूंगा ना भाई, तो लास्ट में यहाँ पर इतने डिजिट यानी 4 डिजिट छोड़कर 2 जीरो लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अपन ने इतने बड़े सवाल को ना कितने आसान तरीके से कर लिया, ठीक है ना। पहले इसका 10% निकाला, कितना आएगा 225, 225 का मैंने आधा कर दिया 112.5, इसका 10% 47.5, मैंने 5% निकाला मतलब 23.75, ये मैंने माइनस कर दिया डायरेक्ट, कितना आएगा 2137.5, ये 451.25। अब मैंने दोनों को ऐड करके इसका 15% निकाल दिया तो 388.3125, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A man purchased pulses from two shop। एक दुकानदार, एक व्यक्ति क्या करता है, दो दुकान ए और बी से दालें खरीदता है। इसके बाद क्या करता है, उन्हें एक साथ मिलाता है। ए का दुकानदार दालों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन मिलावट से 20% का फायदा कमाता है, ठीक है। ये बात आ रही समझ में। जबकि दुकानदार बी, ठीक है ना, दुकानदार बी बिना किसी मिलावट के बेचता है। जब आदमी घर पहुंचता है तो पानी का उपयोग करके दालों को साफ करता है, तो वह देखता है कि इसका 11/9% हिस्सा अशुद्धता के रूप में अलग हो जाता है। यदि व्यक्ति दुकान ए से 300 ग्राम दाल खरीदता है तो उसे दुकान बी से कितनी मात्रा में दालें खरीदी। अब देखो एक चीज समझने वाली बात है, उसने ए वाले से कितनी दालें खरीदी, तो आप बोलोगे 300 ग्राम दाल खरीदी। ए वाले से कितनी खरीदी, 300 ग्राम। अच्छा बी का मुझे नहीं पता, लेकिन ए से ही उसको प्रॉफिट, मतलब ए वाले ने ही मिलावट करके बेचा ना, क्योंकि बी वाले ने कोई मिलावट नहीं की। तो जो प्रॉफिट उसे ए पर होना चाहिए था, जैसे दुकानदार ए को 20% का फायदा हुआ, मतलब 20% उसे मिलावट मिली। अब दुकानदार बी से तो उसे कोई मिलावट वाला सामान नहीं मिला ना, तो ए का जो 20% है वही टोटल का 11/9% होगा। क्लियर है ना मिलावट का, क्योंकि देखो ए में तो मान लो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% मिलावट करता होगा वो, तो टोटल में वही चीज होना चाहिए 11/9%। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो आप बोलोगे, देखो ध्यान से समझना, मान के चलता हूं ए का तो ठीक है, ए से तो 300 खरीदा, मान के चलता हूं भाई बी से खरीदा x ग्राम, तो आप बोलोगे 300 प्लस x ग्राम, इसका कितना परसेंट क्या है आपका अशुद्ध कितना है 11/9%, तो आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/9। ये बात आई समझ में। ये हुआ क्या, टोटल में कितनी आपकी मिलावट है। अगर मैं बात करूं तो ए में कितने मिलावट थी 20%, क्योंकि दुकानदार को 20% का फायदा हो रहा है, तो भाई आप बोलोगे ए में ना 20% का फायदा हो रहा है दुकानदार को, दैट मीन्स वो 20% मिलावट कर रहा होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आप बोलोगे 20 या 60, यानी 300 प्लस एक्स, इसका होगा 1/9 बराबर आना चाहिए 60। 9 का इधर गुणा करो तो आप बोलोगे 300 प्लस एक्स बराबर ये आएगा 540, और यहां से x का मान कितना आएगा 240। ये बात आ रही समझ में। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ऐसे समझो, मान के चलो भाई ये दुकानदार ए है, कितने परसेंट का फायदा कमा रहा है 20% का, तो मैंने यहां पर लिख दिया 20। क्लियर है। अच्छा दुकानदार बी कितने का फायदा कमा रहा है, तो आप बोलोगे दुकानदार बी तो मिलावट ही नहीं कर रहा, मतलब 0 का फायदा कमा रहा है। अच्छा ओवरऑल इससे कितने का मिलावट आ रहा है इसके पास में, तो आप बोलोगे 11/9%, मतलब ए और बी का जो कॉमन फायदा होगा वो होगा 11/9%। तो 11/9% मतलब कितना है, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 100/9। क्लियर है ना, ये कितना आ जाएगा 100/9। ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं कि 100/9, जैसे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया 100/9। ये बात आई समझ में, तो यहां पर अपन समझते हैं। अब ध्यान से समझना, ये 9 जो है नीचे डिवाइड में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप बोलोगे 9 को खत्म करो, तो 9 को खत्म करने का क्या तरीका है, तो आप बोलोगे 9 का यहां पर गुणा कर लो, 9 का यहां पर गुणा कर लो, और 9 का यहां पर गुणा कर लो, तो आप बोलोगे ये बन जाएगा मेरा 180, ठीक है ना, और ये तो फिर 0 ही रहेगा, और ये कितना बन जाएगा मेरा 100। तो अपन को केवल इन पे ध्यान देना है। 100 में से 0 जाएंगे कितने बचेंगे, तो आप बोलोगे 100 ही बचेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं 180 में से 100 जाएंगे तो आप बोलोगे 80। ये बात आई समझ में। 20 की टेबल में ये आ रहा है 5, और 20 की टेबल में ये आ रहा है 4 बार में।
अब देखो ए से कितना सामान खरीदा था इसने, तो आप बोलोगे 300 ग्राम, यानी 5 की वैल्यू है भाई 300 ग्राम, कितने का मल्टीप्लाई होगा 60 का। तो यहां पर भी तो अपन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो 6 इंटू 4 यानी कितना आएगा भाई 240, ठीक है ना, 240। तो ऑप्शन नंबर ए 240 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। बेहतरीन तरीका है इस सवाल को करने का, आप दोनों तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है ना, चीजों को समझना मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस परचेसेस अ न्यू फोन ऑनलाइन, द फोन इज अवेलेबल फॉर 15,000 विच इज 1,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो प्रिंस एक फोन खरीदते हैं जो कि कितने पे अवेलेबल है 15,000 पे, जबकि अगर मैं बात करूं तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ये 1,000 कम है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से 1,000 ज्यादा होगा। तो अपन लिखते चलते हैं भाई, तो कॉस्ट प्राइस फोन का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15,000, ठीक है ना, और 1,000 कम है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16,000। क्लियर है ना। अब फोन अवेलेबल कितने पे है 15,000 पे, ये बात आई समझ में। अच्छा अब और आगे पढ़ते हैं भाई, he uses a debit card by which he gets 10% instant discount। अब इनको डेबिट कार्ड यूज करने से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप बोलोगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, तो इसका 10% निकालो भाई, तो आप बोलोगे 1500 का डिस्काउंट और मिल गया, क्योंकि अपन ने डेबिट कार्ड ने इस्तेमाल कर दिया। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, 1500 का डिस्काउंट ये, और यहां से देखो 15,000 का मिल रहा है, तो 1,000 का डिस्काउंट आपका ये होगा। क्लियर है ना, देखना ध्यान से समझना, क्योंकि देखो 1,000 का डिस्काउंट तो आपका ये मिल रहा है और 1,500 का डिस्काउंट ये है, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2,500 का, क्योंकि देखो 1,000 का यहाँ डिस्काउंट और 1,500 का ये डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट हुआ 2,500 का। और आगे पढ़ते हैं, he had an old phone of present market value of 1,600। उनके पास एक पुराना फोन होता है जिसकी मार्केट वैल्यू होती है 1,600, which he puts for exchange and get rebate of 1,200। अब वो एक्सचेंज के लिए डाल देते हैं, ठीक है ना, और उन्हें नए फोन पर 1,200 की छूट और मिल जाती है। ये बात आई समझ, 1,200 रुपए और कम हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, इसकी कीमत तो थी कितनी, कीमत तो थी इनकी 1,600, लेकिन इसके कम कितने होते हैं 1,200, इसका मतलब इनको फायदा 400 का और कम होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर तो 400 रुपए का घाटा हो गया ना, 1,600 की कीमत थी लेकिन 1,200 ही कम हुए, तो आप बोलोगे 400 रुपए कम और होना चाहिए फायदे में से। ये बात आई समझ में, यानी इनको अब फायदा होना चाहिए केवल 2,100 रुपए का। ये बात आई समझ में। अब और अपन आगे पढ़ते हैं, he pays by UPI and after transaction get a scratch card। तो वो UPI करते हैं और उन्हें स्क्रैच कार्ड मिलता है जो कि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। If in the whole transaction he makes a profit of 13.6%। इस पूरे ट्रांजेक्शन में उन्होंने 13.6% का प्रॉफिट कमाया। हाउ मच मनी ही गॉट इन स्क्रैच कार्ड, तो अपन को बताना स्क्रैच कार्ड में कितना पैसा था। अब एक बात बताओ, इन्होंने टोटल 13.6% का प्रॉफिट कमाया, तो कीमत तो 16,000 थी ना, तो 16,000 इसका कॉस्ट प्राइस था, इसका 13.6% निकालता हूं भाई मैं। आप बोलोगे 1 0, ये यहां से पॉइंट हटा है 1 0, 3 0 3 0। क्लियर है ना। चलो 16 इंटू 6 कितना आएगा 96, हासिल आएगा 9, 16 × 48 और 9 57, हासिल आएगा 5, 16 एकम 16 और 5 21। कितने का फायदा होना चाहिए 2,176 का, मेरे हिसाब से फायदा 2,100 का हुआ। तो इसका मतलब ये 76 रुपए एक्स्ट्रा आया ना, तो 76 रुपए मिले होंगे उसमें स्क्रैच कार्ड में। क्लियर है भाई, तो 76 रुपए कहां से मिले होंगे स्क्रैच कार्ड में, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल को करने का एक बेहतरीन तरीका है भाई, ठीक है ना। आगे करते हैं, सवाल क्या है, विराट सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 5%, मेक्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 50। If he had sold the table at a loss of 8% and the chair at a profit of 12%, the total profit would have been 24। What is the sum of the cost price of table and a chair? तो देखो विराट क्या करते हैं, एक मेज को 10% के लाभ पे और कुर्सी को 5% की हानि पर बेचते हैं, जिससे उन्हें 50 रुपए का लाभ होता है।
अगर मेज को 8% की हानि पे और कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचे तो कुल लाभ 24 रुपए होता है। तो अपन को बताना मेज और कुर्सी के एक एक मतलब एक एक मेज और एक एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखिए आज तक इस सवाल को आपने किया होगा कई तरीके से, लेकिन मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। आज के बाद इस प्रकार के सवाल में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो देखो ध्यान से समझो, आपको करना क्या है, टेबल है और टेबल के अलावा क्या है, चेयर है। मैं मान के चलता हूं भाई टेबल का जो प्राइस है वो है 100T और जो चेयर है उसका प्राइस है 100C। ये बात आई समझ में। अच्छा दोनों का प्राइस कितना होगा एक टेबल, तो आप बोलोगे 100 कॉमन ले लो, यहां पर आएगा टेबल प्लस चेयर। क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला, विराट सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 5%। टेबल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और चेयर को 5% के लॉस पर बेचता है। इसके बाद अपन को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट मेरा ज्यादा होता होगा। क्लियर है ना, क्योंकि लास्ट में तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना। तो आप बोलोगे देखो टेबल को बेचा 10% के लाभ पे, अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं तो आप बोलोगे 10% पे बेचा मतलब 10T। अच्छा चेयर को कितने के लॉस पे बेचा, 5%, मतलब कितना आ जाएगा 5C। इसकी कीमत होना चाहिए 5C, ठीक है ना। और प्रॉफिट अपन को कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे 50। क्लियर है ना। मैंने क्या किया, टेबल पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से चेयर के लॉस को घटा दिया। तो आप बोलोगे लास्ट में प्रॉफिट आ रहा है तो इसलिए मैंने प्रॉफिट किया। मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से सरल कर दूं क्या इसको, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ। तो आप बोलोगे 5 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर आएगा 2T माइनस C बराबर यहाँ पर आएगा 10। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं डबल से पढ़ता हूँ। इन्होंने क्या बोला, अगर मैं टेबल को बेचते थे 8% के लॉस पर, चेयर को बेचते 12% के प्रॉफिट पर, तो एक काम करते हैं ना, फिर लास्ट में क्या हुआ, अपन को प्रॉफिट हुआ ना। लास्ट में अपन को प्रॉफिट हुआ मतलब जो प्रॉफिट है फिर भी मेरा ज्यादा है। तो इन्होंने चेयर को 12% के प्रॉफिट पर बेचा, तो मैं इसका 12% निकालता हूं, तो आप बोलोगे 12C आएगा। अच्छा टेबल को कितने के लॉस पे बेचा, 8K पे, तो यहां पर आएगा 8T। ओवरऑल इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 24 रुपए का, तो यहां पर लिख दिया मैंने 24। ये बात आई समझ में। किससे सिंप्लीफाई कर दूं मैं, 4 से, तो यहां से 4 से सरल कर देता हूं, ये आएगा 3 और ये आएगा कितना 2T, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, 6 बार में आएगा 24। ये बात आई समझ में। अब देखो एक इक्वेशन मेरा ये बना, ठीक है ना, और एक इक्वेशन मेरा ये बना। अब आप क्या बोलते, इन दोनों को जोड़ दूं क्या मैं, तो आप बोलोगे देखो इनको अगर जोड़ूंगा तो 2T और 2T ये कट जाएंगे, तो आप बोलोगे यहां पर बचेगा आपका 2C। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं 1 + 2, तो आप बोलोगे 2C। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो बराबर कितना आएगा, 10 और 6 16, ठीक है ना। तो यहां पर यहां से कितना आ जाएगा, C का मान 8। ये बात आई समझ में। अगर C का मान 8 है तो यहां पर रख लो C का मान, तो यहां पर कितना आ जाएगा T का मान, तो आप बोलोगे 2T माइनस का 8 बराबर 10। तो आप बोलोगे 2T बराबर 10 और 8 18, यानी यहां से T का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 9। एक टेबल और एक चेयर का मूल्य कितना होगा, 100 तो है ही, ये कितना हो जाएगा, टेबल का होगा आपका 9 + 8, कितना आ जाएगा भाई 1700। ये सवाल को करने का ना एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आसान तरीके से आपने ये सवाल को नहीं देखा होगा होते हुए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ वॉच एंड गॉगल इज 50%। तो देखो वॉच और गॉगल का जो नेट प्रॉफिट है वो है 50%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 वॉचेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 गॉगल्स। तो अपन लिखते जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 वॉचेस, तो कॉस्ट प्राइस वॉच है तो मैं W लगा देता हूं, 6 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस बराबर है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 गॉगल्स। तो 10 गॉगल्स के सेलिंग प्राइस वो भी गॉगल्स। अब यहां पर देखो मैं इनका रेशियो बनाता हूं, कॉस्ट प्राइस वो भी वॉच और सेलिंग प्राइस वो भी गॉगल। तो आप बोलोगे इनका रेशियो आएगा 10:6। सरल कर लो तो भाई आप बोलोगे 5:3। ये बात आई समझ में। ये हो गई पहली कंडीशन। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 गॉगल्स, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस वो भी 6 गॉगल्स का, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वॉच, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा
वन वॉच, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो आप बोलोगे यहाँ से कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस गॉगल अपॉन सेलिंग प्राइस वॉचेस, तो रेशियो कितना आएगा 1:6। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो अपन चीजों को ना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये लिखा मैंने वॉच और ये लिखा मैंने गॉगल। अच्छा, वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना था 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। गॉगल का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो गॉगल का सेलिंग प्राइस दिया है, ये है गॉगल का कॉस्ट प्राइस कितना है 1। अच्छा, गॉगल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे 3। ये बात आई समझ में। इन्होंने पहली लाइन में ये लिखा था कि दोनों का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए 50%। तो देखो यहाँ से इनका सम कितना आएगा 6, यहाँ से इनका सम कितना आएगा 9, तो आप बोलोगे इनका सम आएगा 6, इनका सम आएगा 9। क्या ये 50% है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल है ये 50%। ये बात तो आई समझ में। अब फिर उन्होंने क्या बोला, प्रत्येक गॉगल की बिक्री पे कितना फायदा होगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझना। गॉगल आपने मान के चलो 1 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 3 रुपए में, तो आप बोलोगे 2 का फायदा होगा, वो भी कितने पर 1 पर इंटू 100, यानी कितना परसेंट हुआ 200%। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनन्या बाइस एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर, सी मार्क्स अप द प्राइस बाई 15% ऑन द लिस्टेड प्राइस, a person pays 7,590 to get it after paying sales tax at the rate of 10% of the price asked for. If Ananya has bought it at discount of 20% on its listed price, then what is the profit percentage of Ananya? तो देखो अनन्या ने क्या एक थोक व्यापारी से एक वस्तु खरीदती है। अब देखो उन्हें सूचीबद्ध मूल्य पर 15% की वृद्धि करती है। अब देखो एक बात बताओ, अनन्या ने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा, फिर उस व्यक्ति ने जो कीमत डाली थी, मतलब उसका जो मार्क प्राइस था, उससे अनन्या ने 15% बढ़ा के लिखा। अगर व्यक्ति की मांग पर अब देखो अनन्या ने जितना मांगा, एक व्यक्ति मांगे गए मूल्य पर 10% की दर से बिक्री कर का भुगतान करने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए 7,590 रुपए का भुगतान करता है। यदि अनन्या ने इसे सूचीबद्ध मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा था, तो अपन को बताना अनन्या का प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझना आप, मान के चलो भाई के मार्क प्राइस का जो था, मार्क प्राइस था वो था 100। अब अनन्या का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे अनन्या ने तो 20% के डिस्काउंट पे खरीदा था, दैट मीन्स अनन्या ने तो कितने का खरीदा होगा फिर 80 का। लेकिन अनन्या ने इसको कितने परसेंट बढ़ा के लिखा, तो 15%। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क प्राइस और ए लिख देता हूँ, जिससे मुझे पता चले अनन्या ने कितना लिखा। तो आप बोलोगे 15%, वो भी इससे बढ़ाकर लिखा ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर अनन्या ने कितना लिखा 115, ठीक है ना। 15% ऑन द लिस्टेड प्राइस लिखा, ठीक है ना। इसका मतलब अनन्या ने 15% बढ़ा के लिखा जितने में खरीदा था। अब देखो एक व्यक्ति ने 10% सेल्स टैक्स दिया, इसके बाद इसे 7,590 में खरीदा। तो एक बात बताओ, क्या अनन्या ने कोई डिस्काउंट दिया, तो आपका जवाब होगा नहीं, व्यक्ति ने तो सेल टैक्स दिया ना, तो इससे अपन को क्या ही फायदा। अब अनन्या अगर डिस्काउंट देती तो मैं बोलता अनन्या के प्रॉफिट पे कोई डिफरेंस आएगा। इन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति ने खरीदा तो इस पर सेल टैक्स दिया, सेल्स टैक्स अगर मान के चलो वो देंगे तो 115 पे देंगे, तो इसका अगर मैं 10% निकाल के बराबर में ये रखूंगा तो क्या ही होगा, मेरी कैलकुलेशन ही ज्यादा होगी, लास्ट में क्या आएगा इसका मल्टीपल आएगा, तो जो मल्टीपल इसका आएगा वो इसका भी बनेगा। तो क्या मतलब इतना बड़ा करने से, आप डायरेक्ट चेक करो। अनन्या का कॉस्ट प्राइस है कितना 80, अब ये मार्क प्राइस था तो अनन्या ने कितने पर बेचा, मार्क प्राइस पर ही बेचा ना, तो आप बोलोगे 80 का सामान 115 पे बेचा, कितने का फायदा होगा, तो आप बोलोगे यहां से अनन्या को फायदा हुआ 35 का, 35 का फायदा हुआ अनन्या को कितने पर 80 पर इंटू 100। ये बात आ रही समझ में सबको। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 से काट देते हैं, मतलब 20 से, ये 5 बार में और ये 4 बार में, 35 इंटू 5 175 डिवाइड बाई 4, 4 बार में भाई आएगा 16, यहाँ पर आएगा कितना 15, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 7 28, 4 पंजे 20, 43.75%।
तो अनन्या का प्रॉफिट कितना होगा 43.75%। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं होगा इस सवाल को करने का। आज का अगला सवाल है, अ मिल्कमैन मिक्सेस 20 लीटर ऑफ वाटर इन 100 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्कमैन क्या करते हैं, 20 लीटर पानी मिलाते हैं 100 लीटर मिल्क में। ही क्लेम्स टू सेल द मिल्क एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इसके अलावा वो दावा करते हैं कि वो केवल कितने का 10% के प्रॉफिट पर सेल करते हैं। व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है ना, मेड बाय द सेलिंग मिल्कमैन। वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपन को बताना है कि जो दूध वाले हैं, दूध वालों का वास्तविक लाभ कितना होगा। एक बात बताओ, ये 100 लीटर, ठीक है ना, 100 लीटर मिल्क में 20 लीटर पानी मिलाते हैं, इसका मतलब यहां पर इनको कितने का फायदा हुआ, 20%। तो आप बोलोगे देखो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 100 का, क्योंकि 100 लीटर ही तो है मिल्क, लेकिन ये पैसे कितने के लेते हैं। तो आप बोलोगे देखो 20 लीटर ये क्या मिला देते हैं, पानी, यानी पैसे लेते होंगे ये 120 का। ये बात आ रही सबको समझ में। लेकिन भाई ये क्लेम करते हैं वो केवल 10% का ही फायदा कमाते हैं। दैट मीन्स 100 रुपए की चीज को कितने में बेचते होंगे, तो आप बोलोगे 110 का। आप इनका मल्टीप्लाई करिए और रेशियो बनाइए, ये इस क्वेश्चन का ना बेस्ट तरीका है। तो आप बोलोगे 2 जीरो और 2 जीरो, ये कितना आएगा 100 और ये कितना आएगा 11 12 132। 100 रुपए का सामान 132 में बेचा, कितने परसेंट का फायदा होगा, 32% का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ई। तो 32% इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कार्तिक आर्यन ने 4 नीले और कुछ लाल कलर की टी शर्ट खरीदी। नीली टी शर्ट का जो मूल्य है लाल टी शर्ट की कीमत का 2/3 है। बिलिंग करते समय क्लर्क ने गलती की और नीले और लाल टी शर्ट की संख्या को आपस में बदल दिया, जिसके कारण बिल राशि में 12.5% की कमी आई। खरीदी गई लाल टी शर्ट की संख्या ज्ञात करना है। देखो भाई जितना अपन पढ़ते जाते हैं उतना करते जाते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक आर्यन जी जो हैं वो दुकान पे जाते हैं। अब 4 नीली टी शर्ट खरीदते हैं, कुछ लाल टी शर्ट, तो अपन बिल्कुल सेम कलर इस्तेमाल करेंगे। कुछ ब्लू टी शर्ट खरीदते हैं, कुछ रेड टी शर्ट खरीदते हैं। तो आप बोलोगे ब्लू टी शर्ट कितने की खरीदते हैं, तो ब्लू टी शर्ट कितनी खरीदते हैं, तो आप बोलोगे 4, और रेड खरीदते हैं मान के चलो X। ब्लू कितनी खरीदते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लू खरीदते हैं 4। अच्छा कीमत क्या है, ये तो अपन लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है ना। अब मैं प्राइस भी तो लिख दूं, तो आप बोलोगे प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे नीली टी शर्ट का जो मूल्य है लाल टी शर्ट की कीमत का 2/3 है। इसका मतलब लाल टी शर्ट अगर 3 रुपए की आती है तो नीली वाली टी शर्ट जो है वो 2 रुपए की आएगी। ये बात आई समझ में। तो अब इसकी कीमत कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे ब्लू की कीमत होना चाहिए 4 रुपए, मतलब 4 मान लो ब्लू टी शर्ट है, कीमत है मान लो 2 रुपए, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना आएगा 3 और x, तो आप बोलोगे 8 + 3x इसकी कीमत होना चाहिए थी। क्लियर है ना। अब देखना, लेकिन क्लर्क ने गलती कर दी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्लर्क ने गलती कर दी, तो जो नंबर्स जो है यानी नंबर्स में मिस्टेक कर दी क्लर्क ने, तो यानी मैं ऐसा बोलूंगा जो नंबर्स में क्या मिस्टेक कर दी, यानी जो ब्लू टी शर्ट है ये 4 थी तो 4 इन्होंने कर दी रेड, और रेड थी मान लो x तो x कर दी इन्होंने ब्लू। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, तो 2 का x में गुणा करोगे तो आप बोलोगे अब इसकी कीमत आना चाहिए 2x, और 3 का 4 में करोगे तो कितनी आना चाहिए 12। ये बात आई समझ में। अच्छा जिससे इनकी कीमत में कितने की कमी आ गई, 12.5%। अच्छा आप सब लोग जानते हो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। 8 रुपए का सामान है, 1 कम हुआ, मतलब कीमत कितनी बची 7/8। तो आप बोलोगे 8 + 3x ये पुरानी कीमत थी, अब इसका कीमत जो है वो बचा 7/8, और कीमत कितना बचा 2x + 12। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप देखो क्या कर दूं मैं, 8 का इधर गुणा कर लूं, 7 का इधर गुणा करूं, 7 × 8 56, 7 × 3 21x, 8 × 2 मतलब 16x, 12 × 8 96। तो आप बोलोगे 16x इधर गए तो यहाँ पर बचेगा 5x, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 0 0, और 9 में से आपके 5 जाएंगे मतलब 4। 5 से कितने बार में कट जाएगा, तो आप बोलोगे 8। तो यहां से आप बोलोगे लाल टी शर्ट की संख्या कितनी है, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेस अ टेबल एंड अ चेयर एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2500 he sells the table at 10% profit and chair at 15% profit and makes a profit of 11.4%. what is the difference between the cost price of table and a chair? तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टेबल पे 10% के प्रॉफिट पर बेचा, जबकि चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, और ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ 11.4% का। तो इस सवाल को करने का एक बेस्ट तरीका होगा भाई एलिगेशन। एलिगेशन से अपन इस सवाल को ना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो ये है टेबल और ये है चेयर। टेबल पे कितने का फायदा हो रहा है 10% का, तो आप बोलोगे फायदा हो रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 110, 100 से बढ़ा दो भाई। और यहाँ पर चेयर पे कितने का हो रहा है 15% का फायदा, तो 100 से बढ़ा दो, आप बोलोगे 115। ओवरऑल कितने का फायदा हुआ, तो ओवरऑल फायदा हुआ 11.4, तो आप बोलोगे 111.4। यहां तक समझ में आया। अब देखो अपन निकालते हैं भाई डिफरेंस। 115 में से 111.4 जाएंगे, तो यहां से 15 में से 10 घटाओ, तो आप मतलब ऐसे मान चलो ये 12 है, तो आप बोलोगे यहां पर बचेगा 3.6। और यहां पर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे यहां पर तो 1.4 ही बचेगा। तो यहां पर पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 से कितने बार में कट जाएगा 18 बार में, 2 से कितने बार में कट जाएगा 7 बार में। ये अपना आ गया भाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो। 18 7 25, मुझे तो क्या निकालना है इनका डिफरेंस, तो आप बोलोगे 18 माइनस 7 कितना बचेगा 11। तो ध्यान से समझना, आप बोलोगे 18 प्लस 7, तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 25, तो यानी 25 जो होना चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दी है 2500, यानी 25 की जो वैल्यू है वो है 2500 भाई। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे एक की वैल्यू होगी 100, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1100। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a shopkeeper mixes basmati rice and white rice together in the ratio 3:4. The rate of basmati rice is 160 and the rate of white rice is 90. He sells the mixture at 16.66% profit and also uses a faulty weighing machine which shows 700 grams as 1 kg. What is the net profit? तो देखो एक दुकानदार क्या करता है, बासमती राइस और सफेद चावल, ठीक है ना, बासमती चावल और सफेद चावल को 3 और 4 के अनुपात में मिलाता है। बासमती चावल जो है 160 रुपए और सफेद चावल जो है वो 90 रुपए किलो है। तो अपन को पता ना मिश्रण को 16.67% के लाभ पर बेचता है और दोषपूर्ण वजन मशीन का भी उपयोग करता है जो कि 700 ग्राम को 1 किलो के रूप में दिखाती है। उसका लाभ बताना है। एक बात बताओ, दुकानदार किस रेशियो में मिलाता है, कीमत क्या है, इसका जब रोल होता, जब इन्होंने नहीं दिया होता कि कितने के प्रॉफिट पर है, इन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया ना भाई कि उसको कितने का फायदा हो रहा है 16.67, तो आप बोलोगे 16.67%। तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख दोगे, तो आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लिखो आप कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। यानी 6 रुपए का अगर सामान होगा तो 1 रुपए का फायदा होता है, तो यानी कितने पे बेचते हैं ये 7 रुपए का। ये बात आई समझ में, 6 रुपए का सामान है कितने पे बेचते होंगे 7 रुपए में। अब देखो 700 ग्राम जो है वो वजन वो कितना दिखाता है 1 किलो, यानी जो सामान जो है वो बेचते होंगे 700, लेकिन पैसे कितने के लेते हैं भाई, पैसे लेते हैं ये 1000 ग्राम के। ये बात आई समझ में। अब देखो जितना कट रहा है उतना काट दो, ठीक है ना, बाकी इनका रेशियो बना लेंगे अपन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे देखो यहां से 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, कितना बचा 6:10। 2 की टेबल में ये कितने बार में आता है 3 और ये आता है 5 बार में। अब ध्यान से समझना, 3 रुपए का सामान है 5 रुपए में बेचा, कितने का फायदा हुआ, तो आप बोलोगे 2 रुपए का फायदा हुआ, कितने पर हुआ 3 पर इंटू 100। तो 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 66.67%। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
बाई सेलिंग 9 आइटम्स फॉर 1 रुपी अ पर्सन इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ 4%। मतलब 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का नुकसान होता है। इसका मतलब 1 रुपए में नहीं बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसकी कीमत कितना होना चाहिए? तो देखो आप बोलोगे 9 आर्टिकल हैं। अच्छा एक बात बताओ, 9 वस्तुएं बेच रहा है 1 रुपए में, तो इसको 4% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 रुपए में कितनी बेचना चाहिए, तो आप बोलोगे वस्तुओं की संख्या आप कम कर दो, यानी 9 से कम तो बेचना चाहिए। तो आप बोलोगे देखो 9 जो वस्तु है इनकी कीमत थी 1 रुपए, लेकिन भाई इसको कितने का नुकसान हो रहा है? 4% का। तो इसकी एक्चुअल कीमत कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे 100। अच्छा 4% का नुकसान हो रहा है, 100 से मैं घटाऊंगा, यानी कितना आएगा? 96। ये बात आई समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं। अभी ये क्या होगा? इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना भाई, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। मैं वही तो कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस है इसका 1 रुपए, अब इनको कितने का लॉस हो रहा है? 4% का, तो मैंने घटा के लिख दिया इधर माइनस का। क्लियर है ना? अब ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब इन्होंने ये कहा कि अगर इनको 44% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपए में कितना बेचना चाहिए? 44% का लाभ चाहिए ना, तो भाई इसको लिख दो 144 बटे 100। ये बात आई समझ में? अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, 16 की टेबल से कितने बार में कट जाएगा? 6 बार, और ये कट जाएगा 9 बार। 9 से 9 कट जाए, 1 की वैल्यू निकालना है ना, 6 को उधर ले जाओ, तो यहां से 6 आ जाएगी कितने की वैल्यू? 1 की। अगर आपको फायदा चाहिए 44% का, तो 1 रुपए में आप कितना सामान, कितनी चीजें बेचो? आप बोलो 6 चीजें, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान के चलो कोई सामान, जैसे मान लो 9 वस्तुएं 1 रुपए में बेचने पर आपको नुकसान हो रहा है, तो भाई आप वस्तुएं कम बेचो, ठीक है ना। वस्तुएं कम बेचेंगे आप, ठीक है ना, 1 रुपए की कीमत पर, इससे आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अपन ने इस तरीके के क्वेश्चन भी कर लिए, और अपन को समझ में आ गया कि अपन मेंस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। बाकी मैं और चैप्टर्स की भी धीरे धीरे सीरीज लाने वाला हूं, इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।